तो इस कहानी की शुरुआत होती है जंगल के बीचों बीच बह रही एक सुनसान नदी से, जहां कुछ टूरिस्ट अपने टूर गाइड के साथ एक छोटी सी बोट में सफर कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक पानी के अंदर से किसी अनजान और बहुत ही ताकतवर जानवर ने उनकी बोट को इतनी जोर से टक्कर मारी कि उनकी पूरी बोट ही पलट गई, जिससे पल भर में हर तरफ अफरा तफरी मच गई और सब लोग अपनी जान बचाने के लिए पानी में हाथ पैर मारने लगे। पर उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आया था कि आखिर ये हमला किस चीज ने किया था। इसी बीच उनका टूर गाइड अचानक गायब हो गया और कुछ पल बाद जब वो वापस नजर आया तो उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था, जिसका मतलब साफ था कि अब ना तो उनके पास बचकर निकलने का कोई रास्ता था और ना ही मदद बुलाने का कोई जरिया। उनके चारों ओर था बस घना जंगल, नीचे घना पानी और उस पानी के अंदर छुपा हुआ एक ऐसा खौफ जो एक एक करके उन सबकी जान लेने वाला था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर वो कौन सा जानवर था जिसने इतनी आसानी से उनकी बोट पलट दी और कैसे एक जंगल ट्रिप देखते ही देखते मौत के खेल में बदल गई। ये जानने के लिए चलो इस कहानी में कुछ दिन पीछे चलते हैं, जहां हिना और सिस्टीन एक बार में एक दूसरे को अपनी जिंदगी के बारे में बता रही थी। पर तभी अचानक हिना की मुलाकात रॉड्रिगो नाम के एक आदमी से हुई, जिसने उन्हें एलिगेटर देखने के लिए एक ट्रिप पर आने का ऑफर दिया। इसी बहाने से उसने उन्हें भारी डिस्काउंट देने की भी बात कही, जिसे सुनकर हिना उसके बहकावे में आ गई और उसने उन दोनों के लिए टिकट बुक कर ली। मगर उस दौरान सिस्टीन उसके साथ जाने के लिए राजी नहीं हुई थी, क्योंकि उसे उसकी नौकरी से निकाल दिया गया था और उसके बहुत मिन्नतें करने के बाद भी उसके बॉस ने उसकी एक ना सुनी। लेकिन जब उसने ये बात हिना को बताई तो हिना ने उसे संभालते हुए अपने साथ एलिगेटर देखने चलने के लिए मना ही लिया। खैर, अगली सुबह रॉड्रिगो उन दोनों लड़कियों की बिल्डिंग के बाहर अपनी गाड़ी लेकर आ गया, जहां उन दोनों के अलावा एक फैमिली भी उनके साथ जाने वाली थी, जिसमें सैली नाम की एक औरत, उसका बेटा माइक और माइक के दादाजी टिम मौजूद थे। और कुछ ही देर में डायना नाम की एक और लड़की ने भी उनकी टीम को ज्वाइन कर लिया। जिसके बाद आखिरकार उनका सफर शुरू हुआ और काफी देर तक यात्रा करने के बाद रॉड्रिगो ने जंगल के बीचों बीच मौजूद एक रेस्ट रूम तक ले आया, जहाँ वो लोग कुछ देर के लिए रुकने वाले थे। जिसके बाद रॉड्रिगो ने बोट के जरिए नदी के बीच लेकर जाने वाला था, जहां वो लोग एलिगेटर्स को देख सकते थे। अब कुछ देर बाद सब लोग रेस्ट रूम के अंदर आ गए, जहां बहुत सारे डिजाइनर कपड़े और शिकार किए गए जानवरों की हड्डियां सजाई गई थी। और उन तस्वीरों को देखकर सब लोग खुशी खुशी उनके साथ तस्वीरें खिंचवाने लगे। और थोड़ी देर तक मस्ती मजाक करने के बाद आखिरकार एलिगेटर्स को देखने का समय आ गया। तब रॉड्रिगो ने सबको अपनी बोट में बुला लिया, मगर उसके पास उस वक्त ज्यादा लाइफ जैकेट्स नहीं थी, इसलिए उसने सिर्फ सैली और डायना को ही लाइफ जैकेट्स पहनने को दिए। और फिर वो सबको कुछ जरूरी नियम समझाने लगा कि जब वो नदी के बीच एलिगेटर्स को देखने जाएंगे तब वो कभी भी उन पर हमला कर सकते हैं, इसलिए किसी को भी नदी के पानी में हाथ नहीं डालना है और ना ही एलिगेटर्स को कुछ खिलाना है। जिसके थोड़ी देर बाद उनका सफर शुरू हुआ और कुछ दूर जाने के बाद रॉड्रिगो एक जगह बोट रोककर एलिगेटर्स को बाहर बुलाने के लिए पानी में खाना डालने लगा, ताकि सब लोग उन्हें देखकर मजे ले सकें। लेकिन रॉड्रिगो के ऐसा करने के बावजूद भी वहाँ एक भी एलिगेटर नजर नहीं आया। और सबसे अजीब बात ये थी कि रॉड्रिगो ने वहाँ के सबसे बड़े एलिगेटर पर एक ट्रैकिंग डिवाइस लगाई हुई थी, जिसके मुताबिक वो एलिगेटर उनके आसपास ही होना चाहिए था। तो अब काफी देर तक इंतजार करने के बाद जब कुछ भी नहीं दिखा तो रॉड्रिगो ने एक बड़ा सा चिकन का टुकड़ा काटकर नदी में फेंक दिया। लेकिन उसकी इतनी कोशिशों के बाद भी कोई एलिगेटर सामने नहीं आया। तब सिस्टीन ने रॉड्रिगो को आगे बढ़ने की सलाह दी और जैसे ही रॉड्रिगो ने बोट को थोड़ा सा आगे बढ़ाया तो उन्हें वही एलिगेटर बहुत ही बुरी तरह से मरा हुआ नजर आया, जिस पर रॉड्रिगो ने ट्रैकिंग डिवाइस लगाई हुई थी। और उसे देखकर वो सब लोग बुरी तरह से घबरा गए, क्योंकि जिस जानवर ने इतने बड़े एलिगेटर को मार दिया था वो खुद भी कितना बड़ा और खतरनाक हो सकता है। और इसी डर की वजह से सबने रॉड्रिगो से तुरंत वापस लौटने को कहा। मगर डायना उस मरे हुए एलिगेटर की एक तस्वीर लेना चाहती थी, इसलिए उसने रॉड्रिगो से बोट को और आगे बढ़ाने के लिए कहा। और इसी बात को लेकर उसकी बाकी लोगों से बहस शुरू हो गई। मगर टिम ने रॉड्रिगो को हालात समझाते हुए कहा कि हम लोग अपने रास्ते से लगभग 3-4 मील आगे आ चुके हैं और इस वक्त हमारी मदद करने के लिए यहाँ कोई भी नहीं आएगा। और अगर किसी जानवर ने हम पर हमला कर दिया तो तुम भी हमें बचा नहीं पाओगे, इसलिए तुम जल्दी से हम सबको सुरक्षित यहाँ से बाहर ले चलो। मगर टिम की बात मानते हुए रॉड्रिगो जैसे अपनी बोट को घुमाने लगा तो अचानक पानी के अंदर से किसी जानवर ने उनकी बोट पर बहुत ही जोर से टक्कर मारी, जिसकी वजह से देखते ही देखते वो बोट पूरी तरह से पलट गई और सब लोग पानी में गिर गए। लेकिन उन सब ने किसी तरह खुद को संभाल लिया और उल्टी हुई बोट के ऊपर चढ़ने लगे, सिवाय रॉड्रिगो के, क्योंकि उसका कहीं कोई नामो निशान ही नहीं था। वहाँ सिर्फ डायना ही थी जो पास के एक पेड़ का सहारा लेकर उस पर चढ़ गई थी। पर जैसे ही टिम उसे बचाने के लिए पानी में कूदा तभी अचानक रॉड्रिगो बहुत ही बुरी
बुरी तरह से घायल हालत में पानी से बाहर निकला, जिसे देखकर सब लोग उसे अपनी ओर बुलाने लगे। तब किसी तरह रॉड्रिगो ने खुद को संभाला और बाकी लोगों के पास बोट पर चढ़ गया, लेकिन तभी पानी के अंदर मौजूद उसी खतरनाक जानवर ने एक बार फिर से बोट को टक्कर मारी और उसे धक्का देकर एक पेड़ के पास ले जाकर अटका दिया। उस वक्त रॉड्रिगो की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी और सब लोग मिलकर उसका इलाज करने की कोशिश कर रहे थे, मगर सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि वो सब लोग जंगल के बीचों बीच बुरी तरह से फंस चुके थे और उनकी मदद करने के लिए आसपास कोई भी मौजूद नहीं था। इसी वजह से कुछ लोग जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगे ताकि अगर कोई आसपास हो तो उनकी आवाज सुनकर उनकी मदद कर सके। इसी दौरान माइक ने रॉड्रिगो से पूछा कि आखिर कौन से जानवर ने तुम्हारा ये हाल किया है, जिसका जवाब देते हुए रॉड्रिगो ने कहा कि मुझे पानी के अंदर ठीक से कुछ दिखाई तो नहीं दिया, पर उसने अपने बहुत ही बड़े जबड़ों से मुझे जकड़ लिया था, लेकिन मैं इतना यकीन से कह सकता हूँ कि वो कोई एलिगेटर नहीं था। जिसे सुनकर जब सिस्टीन और बाकी लोगों ने पूछा कि अब वो लोग यहाँ से कैसे निकलेंगे, तो रॉड्रिगो ने बताया कि बोट के अंदर लगा रेडियो सिस्टम शायद बोट के पलटने की वजह से खराब हो चुका होगा, मगर जीपीएस के बंद होने से पहले हमारा आखिरी जीपीएस सिग्नल जरूर मेरे बॉस तक पहुँच गया होगा। लेकिन जब तक शाम नहीं होगी तब तक बॉस को ये अंदाजा भी नहीं होगा कि हम सब लोग मुसीबत में फंस चुके हैं और शाम होने में अब भी करीब 5 घंटे बाकी हैं, इसलिए तब तक हमें यहीं पर इंतजार करना होगा। लेकिन इससे भी बड़ी मुश्किल ये थी कि अंधेरा होने के बाद जंगल के बीचों बीच वो लोग उस नदी के ऊपर ज्यादा देर तक सुरक्षित नहीं रह सकते थे, मगर फिलहाल उनके पास इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। खैर, अब काफी समय बीत जाने के बाद रॉड्रिगो की हालत और भी ज्यादा बिगड़ने लगी, जिसे देखकर सैली ने टिम से कहा कि हम रॉड्रिगो को ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रख सकते, क्योंकि जिस जानवर ने उस पर हमला किया था उसके दांत शायद रॉड्रिगो के लंग्स तक घुस चुके हैं, जिसकी वजह से उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही है और अगर हम उसे जल्दी से हॉस्पिटल नहीं लेकर गए तो उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन टिम के पास भी इस वक्त और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने सैली से थोड़ा और इंतजार करने के लिए कहा, मगर समय गुजरने के साथ उनके पास खाने के लिए न कुछ खाना था और न ही पीने के लिए पानी। और इस सब में सबसे अजीब बात ये थी कि माइक की नजर बार बार सिर्फ हिना और सिस्टीन पर ही टिकी हुई थी और वो काफी देर से बस उन दोनों को ही घूरे जा रहा था। तभी टिम को एक बॉक्स मिला जिसके अंदर पानी की कई सारी बॉटल्स रखी हुई थी, जिससे कुछ देर के लिए उनकी परेशानी थोड़ी कम हो गई और टिम ने सबको पानी की एक एक बोतल दे दी। जिसके दौरान अचानक माइक की नजर कुछ ही दूरी पर पानी के अंदर उसी खतरनाक जानवर पर पड़ी जिसने पहले उन पर हमला किया था और अब वो धीरे धीरे उनकी ओर ही बढ़ रहा था, जिसे देखकर माइक ने तुरंत टिम को इसके बारे में बताया और टिम ने बिना देरी किए सबको पेड़ों पर चढ़ने के लिए कहा। लेकिन इस अफरा तफरी में अचानक सैली का बैलेंस बिगड़ गया और वो नदी में गिर गई। तब उसे बचाने के लिए सिस्टीन भी बिना सोचे समझे पानी में कूद पड़ी और बहुत मेहनत के बाद आखिरकार वो सैली को बचाकर वापस बाकी लोगों के पास ले आई। मगर इसी दौरान वही जानवर अचानक आया जो कि एक बहुत बड़ा हिप्पो था और उसने उस पेड़ पर बहुत ही जोर से टक्कर मारी, जिससे हिना सीधा नदी में जा गिरी। तब अपनी जान बचाने के लिए हिना पूरी ताकत से तैरने लगी, लेकिन उस विशाल हिप्पो की वजह से वो ठीक से खुद को संभाल भी नहीं पा रही थी, जिसे देखकर सिस्टीन ने उसे पास वाले पेड़ की ओर आने को कहा ताकि वो उसे ऊपर खींच सके। जिसके बाद सिस्टीन पेड़ की एक टहनी के ऊपर चढ़ गई और वहां से किसी तरह अपनी दोस्त हिना को ऊपर खींचने लगी। मगर ये काम इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि तभी अचानक ज्यादा दबाव पड़ने के कारण सिस्टीन की हाथ की हड्डी डिसलोकेट हो गई और वो दर्द से तड़पने लगी। पर सबसे बड़ा खतरा तब हिना के लिए था, क्योंकि वो तब भी पानी के अंदर ही थी और वो हिप्पो किसी भी वक्त उसकी जान ले सकता था। तब उन दोनों की हालत को देखकर टिम ने उनकी मदद करने का फैसला कर लिया, मगर सैली नहीं चाहती थी कि टिम पानी में उतरे। मगर फिर भी किसी तरह उसे समझाकर टिम भी नदी में कूद गया और हिना को अपनी ओर बुलाने लगा। लेकिन तभी अचानक उस हिप्पो ने पलक झपकते ही टिम को पानी के अंदर खींच लिया, जिसे देखकर सैली को अंदर से बहुत बड़ा झटका लगा। इसी दौरान हिना ने किसी तरह खुद को संभाला और अपनी जान बचाकर एक पेड़ पर चढ़ने लगी। लेकिन वो अभी भी सुरक्षित नहीं थी, क्योंकि अगले ही पल वो विशाल हिप्पो दोबारा आया और वो एक ही झटके में हिना को अपने जबड़ों में दबोचकर पानी के अंदर ले गया। और ये पूरा खौफनाक मंजर सिस्टीन सिर्फ दूर खड़ी बेबस होकर देख रही थी। पर अपनी दोस्त की जान बचाने के लिए सिस्टीन कुछ भी नहीं कर सकी और सबसे बड़ी परेशानी की बात ये थी कि धीरे धीरे मौसम भी बहुत खराब होता जा रहा था और कुछ ही देर में अंधेरा छाने वाला था। वहीं दूसरी ओर रॉड्रिगो का बॉस वॉकर भी बहुत परेशान हो चुका था, क्योंकि काफी देर बीत जाने के बाद भी रॉड्रिगो बेस पर नहीं पहुंचा था और ऊपर से उसका ट्रैकिंग डिवाइस भी बंद हो चुका था, जिसकी वजह से वॉकर ने अपनी गन उठाई और पूरी तैयारी करने के बाद एक बोट लेकर रॉड्रिगो को ढूंढने निकल पड़ा।
इधर रात के अंधेरे में पेड़ के ऊपर बैठे सभी लोग खौफ के साए में अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे और टिम को खो देने के बाद सैली पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसने रोते हुए सिस्टीन से कहा कि अगर हड़बड़ाहट में मैं नदी में नहीं गिरती और तुम मुझे बचाने नहीं आई होती तो आज टिम भी तुम दोनों को बचाने की कोशिश में अपनी जान न गवाता। इतना कहकर सैली सिस्टीन के सामने बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। अब उन लोगों को इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि कोई उनकी मदद के लिए आएगा, मगर तब डायना ने उन सबसे कहा कि हो सकता है बोट पर लगा ट्रैकर अब भी चल रहा हो, जिसकी वजह से रॉड्रिगो के बॉस को लग रहा होगा कि रॉड्रिगो जल्दी ही बेस पर पहुंच जाएगा और इसीलिए उन्होंने अब तक कोई रेस्क्यू टीम नहीं भेजी। और रॉड्रिगो को भी उसकी ये बात बिल्कुल सही लग रही थी। मगर तब माइक ने सलाह दी कि हमें आग जलानी चाहिए क्योंकि उसकी रोशनी दूर से भी दिखाई देगी और उसे देखकर शायद कोई हमारी मदद के लिए आ जाए। जिस पर डायना ने कहा कि आग जलाने के बाद किसी को पानी में जाकर बोट पर लगे ट्रैकर डिवाइस को देखना पड़ेगा कि वो अभी भी काम कर रहा है या नहीं, और जब तक आग जलती रहेगी हिप्पो का ध्यान उसी ओर रहेगा, इसलिए पानी में जाने वाले इंसान के लिए खतरा भी कम हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि अपनी जान जोखिम में डालकर पानी के अंदर कौन जाएगा, जिस पर रॉड्रिगो ने कहा कि मेरी हालत बहुत खराब है इसलिए मैं तो पानी में नहीं जा सकता। और उसकी बात सुनकर सैली और माइक ने भी पानी में जाने से साफ मना कर दिया। मगर जब सैली ने डायना से ट्रैकिंग डिवाइस को चेक करने के लिए कहा तो डायना ने जवाब दिया कि मैं तुम लोगों से बहुत दूर हूँ और मुझे ठीक से तैरना भी नहीं आता और इसी वजह से ये काम तुम्हें ही करना होगा क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है। जिसे सुनकर सैली को ये बात अच्छे से समझ आ गई कि डायना एक बहुत ही खुददार औरत है जो बस अपने बारे में ही सोच रही है। खैर अब आखिर में सबके मना कर देने पर सिस्टीन खुद ये जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो गई, मगर सैली उसे बार बार कहने लगी कि तुम्हें ये करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि कुछ ही देर में कोई हमारी मदद करने के लिए जरूर आएगा और तब तक हमें इंतजार करना चाहिए। पर सिस्टीन को ये बात अच्छे से पता थी कि अभी रात के वक्त इस घने जंगल के बीचों बीच उनकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं आने वाला, और इसी वजह से उसने सैली से कहा कि अगर हमें हमारी जान बचानी है तो मुझे ये कदम उठाना ही होगा। जिसके बाद माइक ने वहां रखे फ्यूल टैंक से काफी सारा फ्यूल पानी में गिरा दिया और कुछ ही पलों में बोट के चारों ओर आग लगा दी। लेकिन पानी में उतरने से पहले रॉड्रिगो ने सिस्टीन को चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक ये आग जलती रहेगी तब तक तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा, लेकिन आग बुझने से पहले तुम्हें हर हाल में बाहर आ जाना होगा क्योंकि आग के बुझते ही तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। जिस पर सिस्टीन ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा कि अगर किसी को भी वो हिप्पो दिखाई दे तो जोर से आवाज लगाना ताकि मुझे खतरे का पता चल सके। जिसके बाद सिस्टीन पानी में उतर गई और तैरते हुए उल्टी पड़ी बोट के नीचे पहुंच गई, और जैसे ही उसने अपनी टॉर्च ऑन की तो उसकी नजर अपनी दोस्त हिना की लाश पर पड़ी जो पानी के बहाव के साथ वहां तक आ पहुंची थी। उस वक्त दिल पर पत्थर रखकर सिस्टीन ने उस मंजर को नजरअंदाज कर दिया और बोट को ध्यान से देखने लगी। लेकिन इसी दौरान अचानक माइक भी उसके पास आ गया और बोला कि मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैं भी तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। जिसके बाद वो दोनों बोट के ऊपर आ गए जहाँ सिस्टीन ने रॉड्रिगो को उसका फोन देते हुए कहा कि मुझे सिर्फ यही मिला। तब रॉड्रिगो ने उस फोन को देखते ही कहा कि इसी फोन में वो ट्रैकिंग डिवाइस लगी हुई है, पर अगर ये फोन बंद हो गया तो इसका मतलब होगा कि ट्रैकिंग डिवाइस भी बंद हो चुकी है। लेकिन अगर मैं इसे दोबारा चालू कर दूं तो मेरे बॉस को हमारा सिग्नल मिल सकता है। जिसके बाद कुछ जुगाड़ करने के बाद रॉड्रिगो ने आखिरकार अपना फोन दोबारा चालू कर दिया, जिससे जीपीएस भी फिर से चालू हो गया ताकि उसका सिग्नल वॉकर तक पहुंच सके। और रॉड्रिगो का अंदाजा बिल्कुल सही निकला क्योंकि जैसे ही जीपीएस दोबारा चालू हुआ तो वॉकर को रॉड्रिगो का सिग्नल मिल गया और वो तुरंत उसकी लोकेशन की ओर बढ़ने लगा। वहीं दूसरी ओर काफी देर तक इंतजार करने के बाद आखिरकार उन्हें कुछ दूरी पर वॉकर दिखाई दिया जो एक छोटी सी कश्ती के सहारे उनकी ओर आ रहा था क्योंकि उसकी बोट का फ्यूल खत्म हो चुका था। तब वॉकर को देखकर सबकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा और सबको लगने लगा था कि अब उनकी जान बच जाएगी। लेकिन जैसे ही वॉकर वहां पहुंचा और उसने उन सबके साथ साथ उनकी बोट की भी इतनी बुरी हालत देखी तो वो भी बहुत ज्यादा डर गया। तब उसकी घबराहट कम करने के लिए रॉड्रिगो ने उसे पूरी बात बताई कि एक बहुत ही बड़े हिप्पो ने हम में से 2 लोगों की जान ले ली है और उसी के हमले की वजह से मैं भी इतना ज्यादा जख्मी हो गया हूँ। मगर सबसे बड़ी परेशानी की बात ये थी कि वॉकर की बोट का फ्यूल अब खत्म हो चुका था और उसने रॉड्रिगो को जो एक्स्ट्रा फ्यूल रखने के लिए दिया था वो भी अब खत्म हो चुका था। तब उन सबकी जान बचाने के लिए वॉकर ने तुरंत सभी को अपनी कश्ती में बिठाया और उन्हें अपनी बोट की ओर ले जाने लगा। मगर इसी दौरान डायना को रॉड्रिगो पर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा क्योंकि उसके हिसाब से रॉड्रिगो की लापरवाही की वजह से ही सबकी
ये हालत हुई थी। इसी गुस्से में उसने रॉड्रिगो का कॉलर पकड़ लिया और जैसे ही माइक उन दोनों के बीच में आकर रॉड्रिगो को बचाने लगा तो हड़बड़ाहट में उसका बैलेंस बिगड़ा और वो सीधा नदी में जा गिरा, जिसके अगले ही पल पानी के अंदर से वही विशाल हिप्पो बाहर निकला और पलक झपकते ही उसने माइक की जान ले ली, जिससे अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को मरता हुआ देखकर सैली की दुनिया ही उजड़ गई, पर वो सिर्फ बेबस होकर ये सब देख सकती थी। जिसके बाद वॉकर सभी को वापस उसी उल्टी हुई बोट के पास ले आया, क्योंकि उसके हिसाब से वो हिप्पो उन्हें इतनी आसानी से वहाँ से जाने नहीं देगा। तब सिस्टीन ने वॉकर से पूछा कि हिप्पो तो वेजिटेरियन होते हैं, पर फिर भी वो हम पर हमला क्यों कर रहा है, जिस पर वॉकर ने जवाब दिया कि हिप्पो असल में तब हमला करते हैं जब कोई इंसान या फिर जानवर उनके इलाके में घुस जाता है। ये हिप्पो भी इसी वजह से हम पर हमला कर रहा है क्योंकि हम इसके इलाके में हैं, पर ये हमें शिकार बनाकर खाता नहीं बल्कि सिर्फ अपनी जगह की हिफाजत के लिए हमला करता है। अभी सिर्फ मेरे पास ही गन है, इसलिए अगर किसी को भी वो हिप्पो दिखाई दे तो तुरंत मुझे बता देना। लेकिन इसी दौरान अपने बेटे की मौत से सैली इतनी ज्यादा टूट चुकी थी कि वो अचानक नदी में कूद पड़ी और इधर उधर माइक की लाश को ढूंढने लगी, और कुछ ही पलों में घने कोहरे के बीच वो सबकी नजरों से पूरी तरह से ओझल हो गई, जिसे देखकर वॉकर को सैली की चिंता होने लगी। पर उसका मानना था कि सैली को देखकर हिप्पो जरूर पानी से बाहर निकलेगा और तब वो उसे गोली मार देगा। लेकिन अगले ही पल सब कुछ उल्टा हो गया और अचानक वॉकर के पीछे से वही विशाल हिप्पो पानी से बाहर निकला और उसने उस पर हमला कर दिया। मगर तभी रॉड्रिगो ने हिम्मत दिखाते हुए हिप्पो को बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया, और उस इंजेक्शन के लगते ही हिप्पो वॉकर को साथ लेकर दोबारा पानी में कूद गया। तब किसी तरह वॉकर अपनी जान बचाकर नदी के किनारे तक जा पहुंचा, लेकिन हिप्पो के हमले की वजह से वो बुरी तरह से जख्मी हो चुका था। लेकिन जब उसने रॉड्रिगो को आवाज लगाई तब उसे सबसे बड़ा झटका लगा, क्योंकि रॉड्रिगो ने दम तोड़ दिया था और वो हमेशा के लिए मौत की नींद सो चुका था। जिसके बाद वॉकर ने सिस्टीन और डायना से कहा कि बेहोशी का इंजेक्शन लगने की वजह से हिप्पो कुछ देर के लिए कमजोर हो गया होगा और यही हमारे भागने का सही मौका है। तुम दोनों पानी में हलचल करते रहना ताकि उसका ध्यान तुम्हारी ओर रहे, और तब तक मैं किसी तरह अपनी कश्ती तक पहुंचने की कोशिश करता हूं। तब उन दोनों ने वॉकर की बात मानी और उसके प्लान के मुताबिक पानी में हलचल करने लगे। लेकिन उनका ये प्लान कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि हिप्पो ने सीधा वॉकर पर ही हमला कर दिया। तब अपनी जान बचाने के लिए वॉकर किसी तरह पानी से बाहर निकल आया, लेकिन हिप्पो ने तब भी उसका पीछा नहीं छोड़ा था। लेकिन जब वो हिप्पो वॉकर के पीछे लगा हुआ था तब सिस्टीन सही मौका देखकर कश्ती तक पहुंच गई, और इस ओर बहुत मेहनत करने के बाद जब हिप्पो वॉकर को मार नहीं पाया तो वो कुछ देर के लिए वहां से हट गया। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए सिस्टीन ने डायना और वॉकर को कश्ती में चढ़ा लिया और तीनों वहां से निकलने लगे। जिसके दौरान सिस्टीन की नजर पानी में तैरते हुए हीना के बैग पर पड़ी, और जब उसने बैग को बाहर निकाला तो उसके अंदर कुछ खाने का सामान रखा हुआ था, जिसे सिस्टीन ने डायना और वॉकर को दे दिया। तब डायना को लगने लगा कि अब वो सब लोग बच जाएंगे, मगर घर वापस जाने का रास्ता सिर्फ वॉकर को ही पता था। और सबसे बड़ी मुश्किल की बात ये थी कि रात के घने अंधेरे में उसे कुछ ठीक से दिखाई ही नहीं दे रहा था, जिसे सुनकर सिस्टीन ने एक प्लान बनाया और अपने कैमरे का नाइट विजन मोड ऑन कर दिया, जिससे वॉकर आगे का रास्ता आसानी से देख सके। खैर अब कुछ देर बाद उन्हें कुछ दूरी पर एक बहुत ही पुराना घर दिखाई दिया, जिसे देखकर वो तीनों नदी से बाहर निकले और उस घर की ओर बढ़ने लगे, क्योंकि रात के अंधेरे में नदी के बीच रुकना बहुत ही खतरनाक था। अब उस घर के अंदर पहुंचते ही सब लोग हर कोने को ध्यान से देखने लगे, ताकि उन्हें फ्यूल या फिर कोई ऐसी चीज मिल जाए जिसे जलाकर वो किसी तरह मदद के लिए सिग्नल दे सकें। लेकिन काफी देर तक तलाश करने के बाद ना तो उन्हें फ्यूल मिला और ना ही कोई और काम की चीज, बल्कि उनके सामने एक बहुत ही बड़ा राज खुल गया। दरअसल उस घर में हिप्पोस को कैद करके रखा जाता था ताकि उनका मीट दूसरे देशों में बेचा जा सके, जिसे देखकर वॉकर ने कहा कि हमें इस पूरे घर को ही आग लगा देनी चाहिए, और इतनी बड़ी आग को देखकर कोई ना कोई जरूर हमारी मदद के लिए आ ही जाएगा। लेकिन तभी सिस्टीन को एक छोटे हिप्पो के बच्चे की दर्द भरी चीखें सुनाई दी, जो कि एक पिंजरे के नीचे दबा हुआ था। मगर जैसे ही सिस्टीन उसकी ओर बढ़ी तो अचानक वही विशाल हिप्पो वहां पर आ पहुंचा और उसने उन पर हमला कर दिया, जिससे अपनी जान बचाते हुए वो तीनों किसी तरह उस घर के अंदर भागे और उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। और अब उनके पास बचने का बस एक ही रास्ता था कि उन्हें जल्दी से घर में आग लगानी होगी, ताकि उसकी रोशनी और धुआं देखकर कोई उनकी मदद के लिए आ सके। जिसके बाद वॉकर जलने वाली चीजों की तलाश करने लगा, जबकि सिस्टीन और डायना तेल ढूंढने लगी। और काफी देर तक ढूंढने के बाद आखिरकार उन्हें तेल का एक बहुत बड़ा ड्रम मिल गया, जिसे देखकर वॉकर ने कहा कि सिस्टीन हम सब में से सबसे तेज है, इसलिए वही घर में आग लगाकर
उठाकर बाहर निकलेगी और मैं और डायना बाहर बोट के पास उसका इंतजार करेंगे। लेकिन वॉकर का ये प्लान कामयाब होता उससे पहले ही वो हिप्पो घर के अंदर घुस आया और एक ही झटके में उसने उन तीनों पर हमला कर दिया, जिसके दौरान डायना ने वॉकर के साथ बहुत बड़ा धोखा किया और सिस्टीन के साथ वो एक कमरे में घुस गई और दरवाजा बंद कर लिया, जिससे वॉकर अकेला ही हिप्पो के सामने फंस गया और आखिरकार उस विशाल हिप्पो ने वॉकर को अपने पैरों तले कुचलकर मार डाला। लेकिन वॉकर की मौत के बाद भी सिस्टीन और डायना की मुश्किलें खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि हिप्पो अब उनके कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, जिसे देखकर सिस्टीन ने तुरंत एक प्लान बनाया और डायना से कहा कि जैसे ही हिप्पो कमरे के अंदर आएगा तो हम लोग अलग अलग दिशाओं में भागेंगे और जब वो हम में से किसी एक के पीछे पड़ेगा तो दूसरा उसका फायदा उठाकर सीधा बोट की ओर भाग जाएगा। अब जैसे ही वो हिप्पो उस कमरे के अंदर घुसा तो वो दोनों अलग अलग दिशाओं में भागने लगी और तभी हिप्पो ने सिस्टीन का पीछा करना शुरू कर दिया। तब इसी मौके का फायदा उठाकर डायना वहां से भागने लगी, लेकिन हड़बड़ाहट में वो एक ऊंची जगह से नीचे गिर गई और उसका पैर बुरी तरह से जख्मी हो गया। वहीं दूसरी ओर सिस्टीन हिप्पो को लगातार भगाते हुए तेल के ड्रम तक ले गई और सही समय देखकर उसने उसमें आग लगा दी, जिससे कुछ ही पलों में हिप्पो के साथ साथ पूरा घर आग की लपटों में घिर गया और सही वक्त पर सिस्टीन घर से बाहर निकल आई। उधर डायना घिसटते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, मगर तभी सिस्टीन ने उसके पास पहुंचकर उसे कहा कि हमें इन बड़े बड़े पिंजरों के ऊपर चढ़कर रुकना चाहिए ताकि कोई इस जलते हुए घर को देखकर हमारी मदद के लिए आ जाए और हमारी जान बच सके। लेकिन डायना ने उसकी बात नहीं मानी और अकेली ही बोट की ओर बढ़ने लगी, मगर यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि अचानक ही वहां एक और हिप्पो आ गया और उसने एक ही झटके में डायना की जान ले ली, जिसके बाद वो हिप्पो धीरे धीरे सिस्टीन की ओर बढ़ने लगा। लेकिन इस बार सिस्टीन ने एक बहुत ही समझदारी भरा कदम उठाया। वो सीधा उस हिप्पो के बच्चे के पास पहुंच गई जो अब भी पिंजरे के नीचे दबा हुआ जोर जोर से चिल्ला रहा था। तब सिस्टीन ने किसी तरह उस बच्चे को आजाद कर दिया और खुद चुपचाप वहीं पर खड़ी हो गई और जैसे ही उस विशाल हिप्पो को अपना बच्चा मिला तो वो बिना सिस्टीन पर हमला किए अपने बच्चे को लेकर वहां से चला गया, जिसके दौरान उस जलते हुए घर की आग को देखकर आखिरकार एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर वहां आ पहुंचा, जिसे देखते ही सिस्टीन जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी और आखिरकार रेस्क्यू टीम ने उसे सुरक्षित वहां से निकाल ही लिया। लेकिन दोस्तों, जंगल का खतरा सिर्फ पानी के अंदर ही नहीं होता, क्योंकि कभी कभी इंसान का लालच और कुदरत के साथ छेड़छाड़ हमें एक ऐसे रास्ते पर ले आती है जहाँ से वापसी नामुमकिन होती है। और अगर आपको लगा कि एक विशालकाय हिप्पो से बचना मुश्किल था, तो जरा सोचो क्या होगा जब आपका सामना धरती के सबसे खतरनाक और विशालकाय सांप से हो जाए। क्योंकि एक तरफ जहां सिस्टीन नदी के उस खौफनाक शिकारी से बचकर सुकून की सांस ले रही थी, वहीं दूसरी ओर एक अनजान और अंधेरी गुफा में हिप्पो नहीं बल्कि सदियों पुराना एक ऐसा विशाल और भयानक शैतान जाग चुका था, जिसके सामने आते ही सबके होश उड़ने वाले थे। और ये नहीं देखा तो समझो कुछ नहीं देखा। जंगल के बीचों बीच बसे इस गांव में एक लालची माइनिंग कंपनी की गलती की वजह से एक विशालकाय सांप पूरे गांव पर कहर बनकर टूट पड़ा। मगर क्या शमन चैंग और उसके साथी इस मौत के देवता को रोक पाएंगे, या फिर पूरा गांव इसके जबड़ों में हमेशा के लिए दफन हो जाएगा? ये जानने के लिए जल्दी से स्क्रीन पर दिख रही राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें और देखें विशालकाय सांप की ये भयानक कहानी। और अगर कुछ और देखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कर लो। तब तक मैं चला आपके लिए ऐसी ही एक और वीडियो बनाने। सो टाटा और गुड बाय।